फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक लिंग्विस्टिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है आईसी एनालिसिस। आईसी एनालिसिस की बात करेंगे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस के लिए हमें इम्पॉर्टेंट होता है जानना, वो सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे जो इसमें टर्म दिया है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब क्या है। ठीक है। सो इमीडिएट का मतलब आप जानते ही हैं। इमीडिएट का मतलब क्या होता है कि जस्ट मतलब कोई भी अगर दो चीज़ें आपके पास दी जा रही हैं तो इमीडिएटली उसके बाद क्या चीज़ें आ रही हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट होती हैं। ठीक है। ये अगर इसकी बात करें तो ये इसके इमीडिएट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके इमीडिएट है। तो जैसे इसमें जितने भी आप चीज़ें देख लोगे ना, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बाजू में क्या है, उसके फिर बिसाइड जो भी आपके जो भी वर्ड्स दिखेंगे वो एक दूसरे से इमीडिएट कहना चाहिए, इमीडिएटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो कुछ इस तरह से इमीडिएट को समझते हैं। एंड इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है। ठीक है। वर्ड क्या होता है, वर्ड में आप देखेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि वो सिंपल वर्ड रहता है जिसमें कुछ चीज़ें जुड़ी नहीं होती हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें चीज़ें ऐड होती हैं, आईएनजी फॉर्म ऐड होता है, ईआर फॉर्म ऐड होता है, ईडी फॉर्म ऐड होता है, लाइक दैट। तो जैसे ऐड होती हैं कुछ चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही कोई भी एक वर्ड या फिर कोई भी एक सेंटेंस बनाती हैं। तो ये जो हम छोटी छोटी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं किसी वर्ड को बनाने के लिए, किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं या एलिमेंट्स को ही हम कॉन्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, एन इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट इज एनी वन ऑफ लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट अ कंस्ट्रक्शन। तो इसमें याद रखना है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट की जब हम बात कर रहे होंगे तो इसमें हमें याद रखना लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट की बात करेंगे। मतलब जैसे अगर एक सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, उस सेंटेंस में हम दो चीज़ों को मतलब उसमें जो लार्जेस्ट चीज़ें हैं उनको ध्यान देंगे, ना कि जो छोटी छोटी चीज़ें ऐड है उनको। तो लार्जेस्ट चीज़ें क्या हैं इसमें, अब देखिए इसमें ये पूरा देखेंगे तो क्या है, द बॉय इज़ कमिंग, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये सेंटेंस को कट किया हुआ है। तो इमीडिएट क्या है, देखो द बॉय किसके साथ इमीडिएट है, इज कमिंग के साथ। तो इसमें लार्जेस्ट फॉर्म को हम देखते हैं, लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे हम पाएंगे कि हम यहाँ पे नाउन फ्रेज को देख लिए और यहाँ पे हमने ये प्रेडिकेट को देख लिए। तो नाउन फ्रेज और प्रेडिकेट को हमने अलग कर लिया। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज अलग हो गया, एक लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी अभी देखेंगे तो हम ये चीज़ें भी अलग होंगी एक दूसरे से, है ना। तो अभी हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, सिर्फ लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट को ही कट करते हैं, उनको ही अलग करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। और ये जो इनके ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। तो कुछ इस तरह से इसको समझेंगे। एक इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, द बॉय के बाद इज लग गया और यहाँ पे नाउन फ्रेज यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ से आपका प्रेडिकेट चालू होता है। तो यहाँ से आपका इज से ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया और ये अलग कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया। कुछ इस तरह से इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट को समझेंगे। ऐसे ही द कैट और यहाँ पे वेटेड हियर, इसमें भी द कैट अलग हो गया और वेटेड हियर भी अलग हो गया। अब देखेंगे और चीज़ें समझेंगे। अब दूसरा टर्म है अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट तो हो गया कि कोई भी सेंटेंस है उसको एक नाउन फ्रेज में अलग कर लिए और प्रेडिकेट में अलग कर लिए, वर्ब फ्रेज जो भी है या प्रेडिकेट जो भी आप उसको बोलेंगे तो अलग कर लिए, उतना करे वो आपका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट कहला गया। अब अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एन अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज वन ऑफ द ग्रामेटिकल इररिड्यूसिबल यूनिट्स दैट कॉन्स्टिट्यूएंट अ कंस्ट्रक्शन। कोई भी कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे वहाँ पे क्या होता है, जब हम उसको इतने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक इररिड्यूसिबल यूनिट हमको मिल जाती है जिसको और छोटे भागों में हम नहीं तोड़ सकते हैं, वो आपके अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देख लेंगे, जैसे द बॉय दैट किल्ड द कैट, राइट। दूसरा क्या है, द कैट वेटेड हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो द कैट, द डॉग के बाद आपका यहाँ से दैट आ गया, यहाँ पे आपका
और किल्ड दी कैट। अब यहाँ पे देखेंगे द भी सेपरेट है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। डॉग भी अलग हो गया, दैट भी कुछ नहीं जुड़ा है। अब किल्ड में देखेंगे तो किल्ड में क्या है, किल प्लस ईडी फॉर्म है। अब ईडी फॉर्म जुड़ा हुआ है तो ईडी को हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से कट करें, ईडी को अलग करें, किल को अलग किए। उसके बाद द भी अलग है, कैट भी अलग है, तो ये ऑलरेडी ही अलग है, इनमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे सेंटेंस में कोई भी ऐसा नहीं है जो इरिड्यूसिबल फॉर्म में ना हो, सारे कुछ इरिड्यूसिबल फॉर्म में है और अब इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरे एलिमेंट्स क्या होंगे, द, डॉग, दैट, किल, ईडी, इधर द कैट। तो कुछ ये जो आपको सीक्वेंस अभी देखा, वो पूरे सीक्वेंस आपके अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जितने भी इसमें हैं वो सारे अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। ठीक है, या फिर हम दोनों को मर्ज करके मैं एक समझा देती हूँ। लाइक अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा जो कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में था। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में आप देखेंगे यहाँ पे द कैट्स है। ठीक है, द कैट्स वेटेड हियर, कुछ इस तरह हमने बनाया था इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में। अब इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट में ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, ये आप, और इधर वाला ये आपका प्रेडिकेट हो गया या तो फिर वर्ब फ्रेज जिसको मान सकते हैं। तो इस तरह हमने अलग किया। अब इतना अलग करने के बाद अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या कहता है, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट ये कहता है कि इनके अंदर भी देखें आप कि इनमें कुछ ऐसा तो नहीं है जो जुड़ा हुआ है किसी चीज़ से, तो इनको क्या कर दें आप, उनको अलग करके एक इरिड्यूसिबल फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे द कैट एक साथ है तो द अलग हो जाएगा, कैट अलग हो जाएगा। अब कैट्स देखो, ये कैट्स है, कैट्स में देखो एस को अलग करेंगे तो एस भी अलग हो जाएगा, कैट अलग हो जाएगा। वेट के साथ फिर ईडी जुड़ा है तो ईडी को भी अलग करेंगे और कुछ इस तरह हियर। तो ये अब पूरी तरह से आप देखेंगे कि ये अलग अलग हो चुके हैं और एकदम एक सिंपल फॉर्म में आ चुके हैं जिनको हम और जगह से नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये आपका अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ। तो समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस बस इतना ध्यान रखना है कि जो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लार्जेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स होते हैं उसमें, मतलब उसको लार्जली आप देखते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी कंस्ट्रक्शन है, उसको लार्जली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, लाइक दैट, जो एक ट्री डायग्राम में आता है, राइट, जो फर्स्ट जब उसको डिवाइड करते हैं तो वो आता है, तो हम प्रेडिकेट और नाउन फ्रेज में उसको डिफ्रेंशिएट करें, दैट इज इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब उसके अंदर जाके देखना है कि उसमें और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हम अलग कर सकते हैं, जो क्या कहना चाहिए, एक इंडिविजुअल बन सकें, उनको ऐसा अलग करके देख सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिखता है तो उसको भी अलग कर लेंगे, और जब हम अलग कर लेंगे और लास्ट में ये देखेंगे कि अब इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम और तोड़ सकें, तो वो आपका अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। दोनों में आई होप आप लोग डिफरेंस समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट या आईसी एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज़ें देखेंगे। सो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस, ऑल्सो कॉल्ड आईसी एनालिसिस इन लिंग्विस्टिक्स, अ सिस्टम ऑफ ग्रामेटिकल एनालिसिस दैट डिवाइड्स सेंटेंसेस इनटू सक्सेसिव लेयर्स। ठीक है, ध्यान रखना, जो आईसी एनालिसिस होता है वो क्या होता है, एक ग्रामेटिकल एनालिसिस है। ठीक है, ग्रामेटिकल एनालिसिस है। अब ग्रामेटिकल एनालिसिस है जो डिवाइड करता है आपके सेंटेंसेस को एक सक्सेसिव लेयर्स में। ठीक है, एक सक्सेसिव लेयर्स में डिवाइड करता है, और या सक्सेसिव लेयर कह सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, अनटिल द फाइनल लेयर, जब तक आपको फाइनल लेयर नहीं मिल जाती। फाइनल लेयर इन द सेंस जहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूएंट, अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं मिल जाता तब तक के। सो ईच कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ वर्ड और मीनिंगफुल पार्ट ऑफ अ वर्ड। तो जितने भी आप कॉन्स्टिट्यूएंट देखोगे ना, वो क्या होंगे, या तो मीनिंगफुल वर्ड होंगे या तो एक मीनिंगफुल पार्ट होंगे किसी भी वर्ड के। तो अ constituent इज एनी वर्ड और कंस्ट्रक्शन दैट एंटर्स इनटू सम लार्जर कंस्ट्रक्शन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनको ऐड करके हम एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूएंट या लार्जर कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। सो इन दिस सेंटेंस एक एग्जाम्पल लेते हैं, द ओल्ड मैन रैन अवे। So the first division into immediate constituent would be between the old man and
रैन अवे। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे कि सबसे पहले हमें इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट करना पड़ता है। उसमें देखेंगे तो ये इस सेंटेंस पे देखो, द ओल्ड मैन, यहाँ पे रैन, यहाँ से आप देख सकते हैं रैन, सॉरी जस्ट वेट, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, जब इसको हम अलग करेंगे तो द मैन, द ओल्ड मैन, ये आपका नाउन फ्रेज होगा। यहाँ से कट करेंगे तो रैन अवे आपका प्रेडिकेट या वर्ब फ्रेज कह सकते हैं, ये होगा। तो दोनों को ये डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो ये आपका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ। यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है, एंड द इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ओल्ड मैन आर द एंड ओल्ड मैन। फिर यहाँ पे देखेंगे इसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, इसका इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा जब द और ओल्ड, ठीक है, द को अलग करेंगे, ओल्ड मैन को अलग करेंगे, तो ये दोनों पार्ट में फिर से इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइक द अलग कर दिए और ओल्ड मैन अलग कर दिए। फिर एट द नेक्स्ट लेवल द ओल्ड मैन इज डिवाइडेड इनटू ओल्ड एंड मैन, फिर उसको क्या करेंगे लास्ट में ओल्ड और मैन को भी अलग कर देंगे। सो द टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स लिंग्विस्ट लियोनार्ड ब्लूमफील्ड 1933, दो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज कॉमन बोथ टू द traditional practice of parsing and to many modern systems of grammatical analysis and developed further by Rowland Well and Zelling Harris. सो कुछ इस तरह से इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट को हम समझ सकते हैं। आप लोग को आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने अभी बताया है। अभी एग्जाम्पल से और थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, द गर्ल प्लग्ड मैंगोज, राइट। अब हम क्या करेंगे, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या बनता है, हम द गर्ल को अलग कर लिए, इधर प्लग्ड मैंगोज को अलग कर लिए, ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इमीडिएटली क्या है, द के बाद गर्ल है। अब यहाँ गर्ल्स को, सॉरी गर्ल्स, सो हियर हम द को भी अलग करेंगे और यहाँ गर्ल्स को अलग कर लिए। फिर यहाँ देखेंगे प्लग्ड और मैंगोज में दोनों एक साथ अभी लिए थे, इसमें क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, इसमें भी है ना। इसमें हमने प्लग्ड को अलग कर लिया, मैंगोज को अलग कर लिया, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब यहाँ पे गर्ल के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ देखेंगे प्लग के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है, मैंगो के साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है, तो अब इनको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो द तो अपने जगह पे सही है, गर्ल को यहाँ पे अलग किए और एस को अलग किए। ब्रैकेट भी देखते जाइएगा कितने ब्रैकेट यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि देखिए इनके लिए हमने एक एक ब्रैकेट यूज़ किया, ठीक है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एक अंदर इसको भी डिवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट यूज़ होगा। फिर अब यहाँ पे देखेंगे हम एस को भी अलग कर रहे हैं, उसके लिए एक और ब्रैकेट यूज़ होगा। तो ब्रैकेटिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो गर्ल को एस से हमने अलग कर दिया, फिर यहाँ प्लग को ईडी से अलग कर दिया, मैंगो को ईएस से अलग कर दिया। लास्टली हम देख रहे हैं कि ये क्या क्या बचा, द गर्ल, फिर एस, फिर प्लग, ईडी, मैंगो, ईएस, ये आपका अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और यहाँ तक ये सब जो हमने डिफ्रेंशिएट किया, ये आपके जो बड़े बड़े पार्ट को हमने डिवाइड किया, ये आपके इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट जब भी हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़, द एम ऑफ इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस इज टू एनालाइज ईच अटरेंस एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इनटू मैक्सिमली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस। तो आईसी एनालिसिस का क्या एम होता है कि आप किसी भी अटरेंस को या किसी भी सेंटेंस को आप इस तरह एनालाइज करो कि उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपके मैक्सिमली इंडिपेंडेंट सीक्वेंस में आपको मिले। मतलब ऐसा आप, क्योंकि अभी आपने डिवाइड किया हुआ है, देखा है एग्जाम्पल में, तो हम लास्टली जब देखते हैं उसको डिवाइड करके, तो जितने भी आपको मिलेंगे वो सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, राइट। सो एक इंडिपेंडेंट सीक्वेंस में उसको देखना। सो द अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल विच unit which any given constructions can be broken down to consisting of a morphing at a morphological level and the word at a syntactic level. So here we can see that ultimate constituents are the smallest meaningful unit, right। अभी हमने बात किया तो जो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट है आपके पास, और वो क्या करता है, गिवन कंस्ट्रक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन, और वो क्या करता है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को ब्रोकन डाउन करने की
के लिए एक एलिजिबिलिटी देता है, एंड साथ ही कंसिस्टिंग ऑफ मॉर्फिम, अगर हम मॉर्फिम को कंसिस्ट कर रहे हैं सो अगर जो मॉर्फिम से कंसिस्ट है वो मॉर्फोलॉजिकल लेवल में कह सकते हैं, और जो वर्ड लेवल पे है उसको सिंटैक्टिक लेवल पे देख सकते हैं। फिर द टास्क ऑफ आईसी एनालिसिस इज नॉट डिस्क्राइबिंग व्हाट utterances ऑकर but the describing after these utterances have been given what their constituents are। तो याद रखना है ये भी चीज़ कि जो भी आईसी एनालिसिस है उसका बिल्कुल भी ये टास्क नहीं होता कि आप अटरेंस को डिस्क्राइब करो कि ये अटरेंस क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं। बल्कि आपको ये देखना है कि वो अटरेंस जब कहा जा चुका है तो हमें उसके बाद देखना है कि उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेना वो आपके आईसी एनालिसिस का टास्क होता है। As in the case of word, there is an hierarchy of structuring in sentence, and IC analysis help us discover how units are layered in sentences, each lower layered constituent being part of a higher layer constituent। So ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी वर्ड है, ठीक है, इन केस ऑफ वर्ड देयर इज़ अ हायरार्की, आपको हायरार्की देखने को मिलती है आईसी एनालिसिस में। वहाँ पे देखते हैं किसी भी सेंटेंस में एक हायरार्की देखने को मिलती है। मीन्स जैसे हमने क्या बताया कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे, फिर अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट एक क्या है, लोअर लेयर हायरार्की कहलाती है, और उसको जोड़ते जाओ अगर हम कंस्ट्रक्शन बना लेते हो तो एक हायर लेवल की आपको हायरार्की देखने को मिलती है। तो पहले उसको देखेंगे कि 2 पार्ट्स में डिवाइड, फिर उसके अंदर और डिवाइड और डिवाइड और डिवाइड, कुछ इस तरह से होती हैं, और ऐसे एक हायरार्किकल वे में आपको जाके फिर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर आप उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट मिलता है। अगर इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट से आप अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट में आ रहे हो तो आपको लोअर लेयर का आपको हायरार्की देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरह से आप एक हायरार्किकल लेवल पे आईसी एनालिसिस को समझ सकते हैं। एंड the procedure was originally set forth by Bloomfield, provided by excessive by Pike and systemized by Wells, ये भी याद रखना। फिर आता है क्राइटेरिया फॉर आईसी एनालिसिस, क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए आईसी एनालिसिस कट के लिए। जब हम कट करते हैं ऐसे आईसी मतलब कोई भी इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट के, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। पहला इसमें आ जाता है आपका इंटरनल कोहेसन, ठीक है, ये क्या होता है, दिस मीन्स द डिग्री टू विच अ सीक्वेंस फंक्शंस एज अ ईच सीक्वेंस इज टू बी एनालाइज इनटू पार्ट्स विच आर एक्सपेंशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन वर्कड, ठीक है, जॉन वर्कड में आप देखेंगे जॉन को एक नाउन है उसको अलग किए, वर्कड आपका वर्ब में आता है उसको अलग करिए। अब दूसरा देखेंगे द किंग ऑफ इंग्लैंड ओपन दी पार्लियामेंट, इसको भी हमने बीच से कट किए। तो 2 सेंटेंस हमारे पास सामने दिख रही है। एक तो एकदम छोटा सा है जिसमें सिर्फ 2 चीज़ें हैं, नाउन और वर्ब है आपका, तो जॉन और वर्कड, इसको हमने एक अलग कर लिया। दूसरा आपका यहाँ पे द किंग ऑफ इंग्लैंड, उसको कट किए, ओपन दी पार्लियामेंट, तो इसको भी कट किए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये आपका नाउन फ्रेज हो गया, ये आपका प्रेडिकेट होगा, सेम टू सेम, यहाँ पे भी नाउन है, यहाँ पे भी प्रेडिकेट है, लाइक दैट। सो द किंग ऑफ इंग्लैंड ओपन द पार्लियामेंट कैन बी वीव्ड एज द एक्सपेंशन ऑफ जॉन वर्कड। तो इंटरनल कोहेशन क्या कहता है, इंटरनल कोहेशन का मतलब है दिस मीन्स द डिग्री टू विच अ सीक्वेंस फंक्शन एज ईच सीक्वेंस इज टू बी एनालाइज्ड इनटू पार्ट्स विच आर एक्सपेंशन। क्या है, यहाँ पे जितने भी सीक्वेंस आप एनालाइज कर रहे हो वो क्या है, एक एक्सपेंशन का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें हमने देखा कि जॉन एंड वर्कड, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने ले लिया, और सेम टू सेम चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी नाउन हो, तो कहना चाहिए कि जॉन वर्कड इतना छोटा सा था, यहाँ पे सिर्फ नाउन और फ्रेज, नाउन और वर्ब आ रहा था, उसी को हम एक्सपेंड करके दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, मतलब उसी को एक्सपेंड करके हम दूसरे सेंटेंस की तरह भी इसको देख सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सो हियर द किंग ऑफ इंग्लैंड ओपन द पार्लियामेंट कैन बी वेव्ड एज ए एक्सपेंशन ऑफ जॉन वर्कड, तो जैसे जॉन वर्कड का ही एक्सपेंशन पार्ट हम कह सकते हैं। एंड इन बोथ केसेस द प्रिविलेजेस ऑफ द अकरेंसेस एट द सेम, दोनों के जो प्रिविलेज अकरेंसेस है वो दोनों ही सेम है। और इफ अ कंस्ट्रक्शन यील्ड अ फॉर्म that may occur in the same position as one of its constituents, the construction is endocentric। तो अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन ऐसा है
जो कुछ ऐसा फॉर्म को यील्ड करता है दैट में अकर इन द सेम पोजीशन एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के सेम पोजीशन पे अगर वो पाया जाता है तो वो कंस्ट्रक्शन आपका इंडोसेंट्रिक कहलाता है। ठीक है। एंड द किंग ऑफ द इंग्लैंड, जैसे हमने एग्जांपल के लिए ले सकते हैं द किंग ऑफ द इंग्लैंड। द किंग ऑफ द इंग्लैंड क्या है, सेम पोजीशन पे पाया जा रहा है। इफ नो कॉन्स्टिट्यूएंट इज रिजल्टेंस phrase as a construction has the privilege of occurrences is the whole phrase like subject predicate to construction, so the construction is exocentric, the king of England opened the parliament। तो यहाँ पे देख लेंगे द किंग ओपन दी पार्लियामेंट, ये अगर पूरा अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो ये पूरा सेंटेंस और ये पूरा सेंटेंस को अगर मिलाते हैं तो ये आपका सेम पोजीशन पे नहीं पाया जाएगा। तो होल फ्रेज को अगर हम लेते हैं तो ऐसा नहीं दिखता है, जबकि यहाँ पे द किंग ऑफ इंग्लैंड और यहाँ पे जॉन से, तो ये भी नाउन था ये भी नाउन था, कुछ ऐसा करके इसको हम अगर देखते हैं एक सेम पोजीशन पे पाया जा रहा है, जैसे कट करें और इसमें भी कट किया गया है, तो ये आपका एंडोसेंट्रिक कहलाएगा। लेकिन अगर पूरे को होल को अगर आप लेते हैं फ्रेज में तो आपका एक्सोसेंट्रिक कहलाएगा। दूसरा चीज़ आपका क्राइटेरिया क्या है, आपका इंटरनल डाइवर्सिटी। इंटरनल डाइवर्सिटी क्या है, दिस मीन्स दैट ईच आईसी इज सब्स्टिट्यूटेबल, मतलब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बाई एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट से ऑफ मैक्सिमली डाइवर्स इंटरनल स्ट्रक्चर, कोई भी डाइवर्स इंटरनल स्ट्रक्चर अगर है तो उससे हम आईसी को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन द रूम, ये एग्जांपल देखो, इन द रूम, इन को हमने अलग किया, द रूम को अलग किया, तो यहाँ इट कैन बी कट इनटू इन एंड द रूम बिकॉज द रूम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सब्स्टिट्यूटेबल, सो सीक्वेंस विच हैज़ वेरी हाई इंटरनल डाइवर्सिटी नॉन ट्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द रूम में इन को हमने कट किया, द रूम को अलग किया, तो यहाँ पे इन के साथ में द रूम की जगह हम उसको सब्स्टिट्यूट करके कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इन द किचन कह सकते हैं, इन द लाइब्रेरी कह सकते हैं, है ना। तो द रूम को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इंटरनल डाइवर्सिटी इसी को कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो आईसी एनालिसिस होती है उसमें एक मैक्सिमली डाइवर्स इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और वहाँ पे हम इसको कॉन्स्टिट्यूएंट को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट है इसमें इंडिपेंडेंस। सो दिस मीन्स दैट द आईसीज should be as independence of each other in their distribution as possible। ठीक है। सो द आईसी विल अकर इन many diverse many different environments and constructions, so with many different sorts of IC patterns। फॉर एग्जाम्पल लाइक द रूम डिवाइडेड इंटू, फिर यहाँ पे द रूम को डिवाइड कर सकते हैं द रूम एंड वॉज डर्टी में। एंड दूसरा एक है आई सॉ दी रूम, ठीक है। यहाँ पे द रूम और वॉज डर्टी, यहाँ पे क्या है, आई सॉ दी रूम। सो अदर कंसिडरेशन जस्ट जंक्शन कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन आईसी एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे द रूम यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया है, तो कुछ इस तरह से एक इंडिपेंडेंस होता है यहाँ पे। दिस मीन्स दैट द आईसी शुड बी एज इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन में ये इंडिपेंडेंस रहते हैं, कहीं पे भी इनको यूज़ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने द रूम को अगर पहले यूज़ किया है तो हर सेंटेंस में पहले यूज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें लास्ट में यूज़ हुआ, तो एक इंडिपेंडेंस रहता है कि वो कहीं पर भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स जनरली टेंड टू बी बाइनरी, ठीक है। बाइनरी मतलब आपने देखा होगा जब हमने एग्जाम्पल किया है, उस एग्जाम्पल में हमने देखा होगा सिर्फ दो पार्ट में ही कट किया गया है किसी भी सेंटेंस को, उससे ज़्यादा पार्ट में हमने कट नहीं किया कि एक साथ तीन को ले लिए, तीन के साथ उसको डिफरेंस कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ बाइनरी चीज़ें रखनी है, पहले उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, फिर उसके अंदर जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मिले उनको भी दो पार्ट में डिवाइड करो। तो कुछ इस तरह हम जिसको करते हैं, इसलिए लिंग्विस्टिक जो स्ट्रक्चर है जनरली टेंड टू बी बाइनरी बट गिवन अ कॉन्स्टिट्यूएंट कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंटिन्यूअस सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है कंसिस्टेंट कभी कभी क्या होता है 3 कंटिन्यूअस सीक्वेंस में भी होता है, जैसे ABC अगर है देन इफ नो रीज़न कैन बी फाउंड इन एनालाइजिंग इट, सो
ए बी को और सी को अलग कर दिए, रादर देन ए बी, ए और बी सी। अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो ए बी को अलग कर लिए, सी को अलग कर दिए, रादर देन ए और बी सी। सो और एज ए बी सी rather than A, B and C, it is analyzed into 3 correlative IC A, B, C. Similarly, for the ICs may be recognized when no analysis into 3 ICs in recommend so on wells. So यहाँ पे देख सकते हैं IC में भी रिकॉग्नाइज कहते हैं जो when no analysis into 3 IC, यहाँ पे कभी भी देखते हैं तो जो 3 टाइम्स जो अभी हमने एग्जाम्पल देखा उस हिसाब से नहीं रहता है। सो जो लिंग्विस्टिक एनालिसिस है वो ज़्यादातर ही बाइनरी रहता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन एंड वुमेन देख लेंगे, अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसको देख लेंगे। कभी कभी जैसे थर्ड जो 3 पार्ट्स में डिवाइड वाला भी आता है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मैन एंड वुमेन, सो मे बी कट इनटू 3 आईसीज लाइक मैन एंड वुमेन, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आ रहा कि मैन को अलग करें फिर एंड वुमेन को अलग, फिर ऐसा कुछ, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ग्रामेटिकली हम इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मैन एंड वुमेन में ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी बन रही है, मैन को अलग कर दो, एंड को भी अलग कर दो, वुमेन को भी अलग कर दो, तो लास्टली आपको अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट मिलेगा। तो कुछ इस तरह हम इसको देख सकते हैं। सो दिस शोज दैट देयर इज अ प्रोविजंस ऑफ मल्टीपल आईसीज इन आईसी एनालिसिस। तो यहाँ पे इसको हम मल्टीपल आईसीज में ले सकते हैं। उसके बाद आता है आईसी एनालिसिस इज डन एट दी ऑल लेवल, syntactic level also, morphological and phonological also. So there are several models of IC analysis like labeled bracketing, parenthesis और box diagram. तो ये जो अभी हम लेवल की बात करेंगे ये हम एक वीडियो में लेके आएंगे, तो उसको लेवल्ड ब्रैकेटिंग कैसे किया जाता है, बॉक्स डायग्राम कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तो इस वीडियो में इतना ही, और आई होप मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है समझाने की, आप लोग को समझ में आया होगा। एंड आप लोगों को गाइस समझ में आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। और अगर आपको PDF चाहिए है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं दे दूँगी, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।